हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो आज का अपना टॉपिक है वो है एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स इन हरियाणा। हरियाणा की जो कृषि है उसकी क्या क्या समस्याएं हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले हमें इसकी भूमिका बांधनी होगी, यानी कि इंट्रोडक्शन देना होगा। इंट्रोडक्शन एक बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं, कोई भी क्वेश्चन को डिफाइन या आंसर करने का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। एग्रीकल्चर है वो क्या है। हरियाणा में 75% से ज़्यादा लोग क्या है, एग्रीकल्चर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं। और हरियाणा की जो पॉपुलेशन है उसमें रूरल पॉपुलेशन की कितनी है, रूरल पॉपुलेशन है जो अपनी हरियाणा की वो है 60+ से ज़्यादा क्या है, 60% से ज़्यादा क्या है, अपने रूरल लोग ज़्यादा है यहाँ पे हरियाणा में। और हरियाणा की राजधानी आपको पता है चंडीगढ़ है, और ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट जोन में पड़ता है इंडिया की। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। Agriculture is the backbone of Haryana's economy, contributing a major share to rural employment and state income। तो ये क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर है वो हरियाणा की क्या है, बैकबोन है इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था। क्योंकि क्या है, लोग 75% से ज़्यादा लोग क्या है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, चाहे वो डायरेक्ट रूप से हो या इनडायरेक्ट रूप से। और जो क्या है, अपने ग्रामीण लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रदान कराती है और स्टेट की इनकम में अपना कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, और हरियाणा को क्या कहते हैं, वीट का और राइस का बोल कहा जाता है। राइस का और वीट का बोल कहा जाता है। जो क्या कहते हैं कि जो 45% है क्या है, जो अपना सेंट्रल को क्या कहते हैं, प्रोड्यूस करती है, अपना कंट्रीब्यूट करती है। और 65% गेहूं का क्या कहती है, सेंट्रल तक ये डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि उसमें योगदान देती है अपना। ठीक है, और जो अपनी हरियाणा की जो कृषि है उसमें 75% तक इरिगेशन है वो नहर और ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, द स्टेट बिकम वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, अचीविंग हाई प्रोडक्टिविटी इन व्हीट एंड राइस। हाउएवर, ओवर द ईयर्स हरियाणाज एग्रीकल्चर हैज स्टार्टेड फेसिंग सेवरल सीरियस चैलेंजेस। तो ये बोल रहा है कि 90, 60 और 70 में क्या, ये अपने हरित क्रांति है। हरित क्रांति के फादर किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को तो वर्ल्ड में माना जाता है, और MS स्वामीनाथन है, उन्हें इंडिया में अपने क्या, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माना जाता है। तो इस दशक में आई, तो इसने क्या है, हरियाणा की जो वीट और राइस है इनके हाई प्रोडक्टिविटी में क्या कंट्रीब्यूट किया। लेकिन अब क्या समय के साथ क्या हुआ, ईयर्स के साथ क्या हुआ, हरियाणा की जो एग्रीकल्चर में काफ़ी क्या कहते सीरियस चैलेंजेस आ गए। तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्यों आ गए, क्योंकि पानी की ज़्यादा यूज होने लगा, कोई क्या कहते हैं क्लाइमेट चेंज के कारण। तो उनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। और एक हाँ, इसमें क्या है, राज्य के जो घरेलू उत्पाद है उसमें क्या है, 26.4% तक इसका अपने एग्रीकल्चर का योगदान रहता है अपना। ठीक है, तो आप अगर ना जो करंट का डाटा ऐड करते हैं कोई भी इंट्रोडक्टरी पार्ट में, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंप्रेशन जमाता है, कोई भी चाहे टीचर हो या किसी और पर हो, आपकी प्रेजेंटेशन के लिए। ओके, आप करंट डाटा को ऐड करें अपने टॉपिक्स में। आप चाहे वो आंसर राइटिंग कर रहे हो या प्रेजेंटेशन दे रहे हो कहीं पर, तो वो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब हम इसकी प्रॉब्लम्स देखते हैं। एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम इन हरियाणा। तो जो फर्स्ट है अपना वो है ओवर डिपेंडेंस ऑन वीट राइस क्रॉपिंग। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा क्या है, वीट राइस क्रॉपिंग, यानी कि मोनोकल्चर को जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको अपनाया जाता है। मोनोक्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, जिसमें हम एक टाइम पर एक ही फसल को उगाए एक ही खेत में, तो उसे कहा जाता है मोनोक्रॉपिंग कहा जाता है। हरियाणा मेनली प्रैक्टिसेस ए मोनोक्रॉपिंग सिस्टम वेयर ए फार्मर ग्रो वीट इन रबी। रबी की फसल आपको पता है कौन से होते हैं, जिन्हें अक्टूबर से नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल के सीजन में काट लिया जाता है, वो होती है अपनी रबी की फसलें। और खरीफ की फसल कौन सी होती है, खरीफ की फसल वो होती है जिन्हें जून जुलाई यानी कि मानसून के इस टाइम बोया जाता है, और क्या कहते हैं, सितंबर से अक्टूबर के बीच में क्या करते हैं, हम काट लेते हैं, उनको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वीट इन द रबी सीजन एंड पैडी इन द खरीफ सीजन। खरीफ के सीजन में पैडी की फसल को ग्रो किया जाता है। तो इससे क्या प्रॉब्लम आती है, तो आती है सोइल न्यूट्रिशन गेट डिप्लीटेड। जो सोइल के न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व, वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। यानी कि जो एक एक टाइम पर हम एक एक फसल उगाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो उस जो खेत है अपना, तो उसमें क्या उसके जो मृदा के उपजाऊपन है, पोषक तत्व वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अपनी क्या है, जो पैडी की फसल यानी कि चावल की फसल क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करती है कि पानी की मात्रा उसमें होती है। तो ज़्यादा पानी लगाने से इरिगेशन सिस्टम में क्या होता है कि अपनी जो अपनी क्या कहते हैं मृदा है उसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। वाटर कंजप्शन बिकम एक्सट्रीमली हाई। वाटर की कंजप्शन क्या है, ज़्यादा आते हैं। ज़्यादा क्यों आते हैं, तो ये जो फसलें अपनी चावल की हो गई या गेहूं की हो गई, इनको क्या है, ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इससे क्या है, ज़्यादा मात्रा में पानी लगता है। मार्केट प्राइस बिकम अनस्टेबल ड्यू टू ओवर सप्लाई। अगर हमें कोई भी वस्तु है उसके ओवर सप्लाई कर देते हैं तो उसके प्राइस क्या है, कम होते हैं, अनस्टेबल आ जाते हैं। ठीक है,
अगर कोई चीज़ की कमी होती है, शॉर्टेज होती है, तो उसकी प्राइस क्या है, ऑटोमेटिक हाई हो जाती है। अगर कोई वस्तु है या कोई भी है, जैसे उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, तो उसकी मार्केट या जो क्या कहते हैं, मार्केट में जो उसकी प्राइस है वो क्या होते हैं, लो होती है। समझ आया आपको ये फर्स्ट पॉइंट? तो हमारी किस पर निर्भरता रहती है, जो व्हीट राइस क्रॉपिंग पैटर्न पर। जैसे इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूस वेरी हाई अमाउंट ऑफ पैडी। जो ये डिस्ट्रिक्ट है, करनाल हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, कैथल हो गए, तो ये ज़्यादा मात्रा में किसकी क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, पैडी की प्रोड्यूस करते हैं, कोजिंग ग्राउंड वाटर डिप्लेशन ड्यू टू हैवी वाटर यूज। तो इसकी ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन हो रहा है, ज़्यादा मात्रा में पानी का यूज कर रहे हैं, तो ये ठीक है। तो अपना सेकंड है ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा है, अगर हम ज़्यादा मात्रा में क्या कहते हैं कि लोग खेती में ज़्यादा से ज़्यादा पानी लगाएंगे, तो उससे क्या होगा, जो वाटर का क्या है, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो जाएगा। हरियाणा इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्राउंड वाटर डिप्लेटिंग स्टेट इन इंडिया। तो ये कह रहा है कि इंडिया में ना जो फास्ट फास्ट से फास्ट जो इंडिया है, इंडिया में हरियाणा है, वो ग्राउंड वाटर डिप्लेटिंग कर रहा है, जो हरियाणा है इंडिया का। तो इसके रीज़न क्या है, फर्स्ट है एक्सेसिव यूज ऑफ ट्यूबवेल्स। अपना क्या है, ट्यूबवेल्स का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, पानी लगाते हैं तो ट्यूबवेल्स ला लेते हैं। फ्री सब्सिडीज इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या कहते हैं कि फ्री दी जाती है, सब्सिडीज मिलती है, तो उससे क्या है, पानी को ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं, खेतों में क्या कहते हैं, पानी दे देते हैं। ठीक है। वाटर इंटेंसिव क्रॉप लाइक पेडी, और जो क्या चावल जैसी या राइस पेडी जैसी क्या है, फसलों का यूज करते हैं जिनमें क्या हाई मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो इनसे क्या होता है, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा है। ये इस कारण क्या है, ये हरियाणा के एग्रीकल्चर की एक मेन प्रॉब्लम है। इन कैथल ग्राउंड वाटर लेवल इज डिक्लाइनिंग अप टू 1 मीटर पर ईयर। तो ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, पर ईयर क्या है, 1 मीटर क्या है, वाटर जो डिक्लाइन कर रहा है, इसका ग्राउंड वाटर का लेवल है जो। और क्या, मैनी ब्लॉक्स इन करनाल एंड सोनीपत आर डिक्लेयर डार्क जोन ड्यू टू ओवर एक्सट्रैक्शन। तो पानी की ज़्यादा मात्रा में अति दोहन करने के कारण क्या है, करनाल के कुछ जो सोनीपत के ब्लॉक्स हैं उनको डार्क जोन घोषित कर दिया गया है। तो ये क्या कहते हैं, ओवर क्या कहते हैं, ओवर इरिगेशन करने से, ओवर पानी देने से ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा है, और ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा है तो इससे क्या है, पानी की भी शॉर्टेज हो रही है, और क्या है, अति दोहन हो रहा है, पानी का ज़्यादा मात्रा में यूज़ करें तो सॉइल का भी ह्रास हो रहा है। ठीक है। तो थर्ड है अपना सोइल डिग्रेडेशन। ये क्या है, सोइल डिग्रेडेशन क्या कहते हैं, जिससे कि मैंने बताया था कि एक ही टाइम पर एक फसल, या कोई कहते हैं एक ही फसल का यूज करने से जो मृदा के पोषक तत्व है, न्यूट्रिशन है, वो खत्म हो जाते हैं। उसमें क्या है, इरिगेशन से क्या होता है, इरिगेशन देने से, ज़्यादा पानी देने से उसमें क्या है, अम्लीयता और क्षारीयता के गुण आ जाते हैं। मृदा में क्या कहते हैं, पोषक तत्व रिड्यूस हो जाते हैं। इंटेंसिव फार्मिंग आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ कॉज्ड सोइल रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इंटेंसिव फार्मिंग हुई, तो हरित क्रांति 1960-70 में आई, तो उसके बाद क्या हुआ कि, तो इंटेंसिव फार्मिंग हुई जिसके कारण क्या, सोइल रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगी। तो अपने क्या कहते हैं, टाइप ऑफ सोइल प्रॉब्लम, कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकते हैं, सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी स्पेशली इन कैनाल इरिगेटेड वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट। जो अपने वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट आ जाइए ना हरियाणा के, इसमें अपना ये सिरसा वाला इधर वाला आ जाएगा, कैथल आ जाएगा, जींद वाला एरिया, ये आएंगे इसके अंदर। तो इनमें क्या हो जाएगा, सैलिनिटी और अम्लीयता और क्षारीयता के गुण आ जाएंगे, क्या कहते हैं, उसमें मृदा में ये पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे। ठीक है। कैनाल इरिगेटेड करते हैं और नहरों से सिंचाई करते हैं, तो इससे ये होता है लॉस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, मैटर्स होते हैं, उनका क्या लॉस हो जाता है। जो केंचुए वगैरह हो गए, जो मृदा को क्या कहते हैं, सॉफ्ट करने का कार्य करते हैं, मृदा की उर्वरकता बनाए रखते हैं, और भी कुछ मिनरल्स या मैटर्स होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, उनका लॉस हो जाता है, क्योंकि उसकी अम्लीयता और क्षारीयता के कारण। एक्सेसिव यूज ऑफ यूरिया एंड पेस्टिसाइड। तो क्या कहते हैं, एक्सेसिव यूज करते हैं हम पेस्टिसाइड और क्या कहते हैं, यूरिया का, क्योंकि सोइल की अपनी जो मृदा है, सोइल की प्रॉब्लम आती है, तो हमें क्या करते हैं, हम उनको न्यूट्रिएंट्स को क्या है, केमिकल के थ्रू उसमें मिट्टी में डालने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण हमें यूरिया और पेस्टिसाइड्स की क्या हेल्प लेनी पड़ती है, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो देते हैं। सोइल इरोजन हो रहा है, मृदा का अपरदन हो रहा है, मृदा कटाव हो रही है। ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, सिरसा एंड फतेहाबाद फेस सैलिनिटी ड्यू टू वाटर लॉगिंग फ्रॉम कैनाल्स। तो वाटर लॉगिंग की क्या कहते हैं, वाटर लॉगिंग के कारण क्या कह रहे हैं, सैलिनिटी को फेस कर रहा है, जो अपना सिरसा और फतेहाबाद का एरिया है, जो वेस्टर्न जोन में पड़ते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न में। तो ये अम्लीयता, सैलिनिटी आ गई है, लवणता आ गई है, सैलिनिटी के कारण वाटर लॉगिंग के क्या फेस कर रही है ये। पानीपत एंड रोहतक शो डिक्लाइन इन सोइल कार्बन कंटेंट। जो क्या कहता है, पानीपत और रोहतक के जो डिस्ट्रिक्ट अपने, उनमें क्या है, सोइल के जो कार्बन कंटेंट है वो क्या है, डिक्लाइन हो गए, कम हो गए। पहले ज़्यादा इतने इतने थे, तो अब उनमें क्या है, डिक्लाइन होकर बहुत कम मात्रा में आ गए है।
तो फोर्थ अपनी एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स क्या कह रहे हैं, स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग का मतलब है कि अपनी जो चावल की फसल हो गई या क्या कहते हैं जो ग्वार हो गया या अपना गेहूं हो गया, तो इनकी जो बच जाता है बूरा वगैरह या पराली, तो उसको जलाते हैं, तो वो भी एक क्या है, एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम है। तो इसमें देखो, आफ्टर पैडी हार्वेस्ट फार्मर बर्न स्टबल ड्यू टू लेक ऑफ अफोर्डेबल रिज्यू मैनेजमेंट। तो इनका मैनेजमेंट नहीं होता, ठीक है। तो इसके कारण क्या है, वो स्टबल को बर्न कर देते हैं, जिससे क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्या आती है, अपना जो अपना दिल्ली एनसीआर या फरीदाबाद के पास वाला एरिया है, यूपी साइड का एरिया है, वहाँ पर क्या है, एयर की क्वालिटी क्या आती है, बहुत कम हो जाती है। तो क्या कहते हैं, वहाँ पर मास्क वगैरह भी पीपल लगा कर लगते हैं, क्योंकि उससे क्या है, सांस की प्रॉब्लम या कुछ और भी दमा वगैरह का क्या कहते हैं प्रॉब्लम आती है, जिन लोगों को ये डिजीज है। तो फर्स्ट इसमें दे रखा है प्रॉब्लम्स क्या आते हैं इसके कारण, स्टबल बनने के कारण। एयर पोल्यूशन आफ्टर दिल्ली एनसीआर अफेक्ट है ये, अफेक्ट दिल्ली एनसीआर। जो क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन है ना, वायु का प्रदूषण होता है, क्योंकि इसको जलाते हैं तो इसमें क्या है, CH4, CO2 और भी क्या कहते हैं कि बहुत ही हानिकारक गैसें इनमें निकलती है, मोनोऑक्साइड हो गई। तो ये कहते हैं, ये हवा की जो क्वालिटी है उसको कम कर देती है और वायु प्रदूषण करते हैं, जिससे लोग सफर करते हैं। लॉस ऑफ सोइल न्यूट्रिशन, जो क्या कहते हैं, सोइल का न्यूट्रिशन कर देते हैं। अगर हम इन खेत में जला देते हैं सीधी जो कहते हैं खड़ी हो गई फसल हो गई, उसमें जो क्या है, हमने निकाल ली अपनी फसल, तो जो चारा बच जाता है उसको हम जलाते हैं उसी खड़े खेत में, तो उससे क्या है, सोइल के न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उससे जो हानिकारक गैसें निकलते हैं उसके कारण जो अपना खेत है वो प्रभावित होता है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन क्या होता है, हाई हो जाता है। हाई क्यों होता है, क्योंकि इससे क्या है, हानिकारक गैस निकलती है। तो ये क्या है, ग्रीन हाउस क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट अफेक्ट करता है क्लाइमेट चेंज को, ठीक है। तो इसका देखो एग्जांपल दे रखा है, ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर कुरुक्षेत्र एंड फतेहबाद रिकॉर्ड 100 ऑफ स्टबल बर्निंग केसेस एवरी ईयर। तो इसमें ये बोल रहा है कि जो नवंबर और अक्टूबर के मंथ में क्या होता है, सबसे ज़्यादा पराली जलाने के केस आते हैं, और जो कुरुक्षेत्र और फतेहबाद है ना, यहाँ पर तो 100 से ज़्यादा क्या कह रहे हैं, हर साल केस आते हैं। और इसके लिए ऐसा नहीं कि सरकार एक्शन नहीं ले रही, तो इसकी लीगल भी एक्शन ले रही है। जो द एयर एक्ट है 1981 का, तो वो इसको क्या कहता है कि द एयर एक्ट है 1981 का, और 1986 का वो जो एक्शन अपना क्या कहते हैं, एक है पर्यावरण शिक्षण अधिनियम है। तो ये स्टबल बर्निंग के एक्ट है, जो क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, इलीगल मानते हैं और लोगों पर कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन लोग क्या है कि ये सबसे इजी और फास्ट तरीका है, उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि मशीन वगैरह लेना तो उनके लिए क्या है, बहुत ही महंगा होता है, इसलिए क्या है, स्टबल बर्निंग को अपनाते हैं। तो ये मेन एक एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है अपने हरियाणा में। तो अपना फिफ्थ है जो प्रॉब्लम है, वो है क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट। तो क्लाइमेट चेंज कैसे इम्पैक्ट कर रही है अपने हरियाणा के एग्रीकल्चर को, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ठीक है। ये टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर आपको पता है कितना राइज हो रहा है, 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, या कितना इससे आसपास रहता है, 40 से प्लस हो जाता है। तो इसे क्या कहता है कि जो अपनी होती है क्रॉप होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी लॉस होती है, जो सोइल का डिग्रेडेशन होता है, और क्या कहते हैं, उसकी उत्पादकता में कमी आती है, उसकी क्या कहते हैं, उसकी उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होती, तो उसकी रिड्यूस हो रही है यील्ड, ठीक है। तो आपने देखा होगा पिछली बार अभी अपने जो आई है जून और अगस्त सितंबर के मंथ में जो फ्लड आई थी, जिस कारण कितनी जो खड़ी फसल खराब हो गई थी, क्या कहते हैं, शायद 30 एकड़ अपनी क्या कहते हैं जमीन की जो खड़ी फसल खराब हुई थी, शायद तक इतना कुछ है। बहुत से हरियाणा के क्या कहते हैं, जो अम्बाला हो गया, यमुनानगर हो गया, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है इधर के फतेहाबाद हो गए, यहाँ के लोगों ने काफी उनकी क्या कहते हैं कि फसल बह गई थी पानी में खड़ी। पंजाब में भी आपने देखा होगा कितना उनके लॉस हुआ था क्रॉप का। तो ये क्लाइमेट चेंज अफेक्ट करते हैं, चाहे सूखा आ जाए, चाहे फ्लड आ जाए, चाहे रेनफॉल की कमी आ जाए, तो ये सारी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अपनी एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करती है। हरियाणा इज वल्नरेबल टू टेम्परेचर राइज एंड इरेगुलर रेनफॉल। तो यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, यहाँ पर इरेगुलर रेनफॉल हो रही है, क्योंकि क्या है कि अपना जो क्या कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन और क्या कहते हैं मनुष्य की एक्टिविटी के कारण डे टू डे टेम्परेचर राइज हो रहा है, और जिसके कारण क्या है, रेगुलर रेनफॉल नहीं होती, अपनी वर्षा में कमी आ रही है, अनियंत्रित वर्षा हो रही है। इम्पैक्ट क्या हो रहा है, हीट स्ट्रेस ऑन व्हीट रिड्यूस यील्ड। जो गेहूं की फसल है वो किससे बर्बाद हो रही है, हीट स्ट्रेस के कारण क्या है कि जो अपनी गेहूं की फसल है उसकी उपज कम हो रही है, उसकी उत्पादकता में कमी आ रही है। अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून अफेक्ट पैडी शोविंग। तो अपनी जो अफेक्ट कर रही है पैडी यानी कि राइस की जो फसल है, वो क्या है कि उसको पानी की मात्रा ज़्यादा चाहिए। जो अपनी
क्या कहते हैं कि अपनी मानसून का सीजन है कभी कभी आगे पीछे हो जाता है, तो उसके कारण क्या है कि फसल को प्रभावित हो, चाहे वो कोई भी फसल हो। अगर अपना मानसून टाइम पर नहीं आएगा, फसलों को पानी नहीं मिलेगा, तो उससे क्या है कि अपनी क्रॉप है वो प्रभावित होगी। ड्राउट लाइक कंडीशन इन सम ईयर्स, तो कुछ क्या कहते हैं कि ड्राउट की कंडीशंस भी क्या है अफेक्ट करती है। जो अपने साउथ वाला रीजन हो गया, वहाँ पर जो ड्राउट ही रहता है, वहाँ पर बहुत कम ही रेयर वर्षा होती है, तो वहाँ पर क्या है ऐसी क्रॉप्स की क्या कहते हैं खेती करते हैं जिनमें क्या है पानी की कम मात्रा हो। तो ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है अपने एग्रीकल्चर को अफेक्ट कर रही है। इसमें एग्जांपल दे रखा है 2022 में जो हीट वेव आई थी उसने रिड्यूस कर दी 15 से 20% तक की यील्ड। हिसार, भिवानी, रोहतक का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ था इससे, ठीक है। तो जो हीट वेव आ जाए, चाहे ड्राउट की कंडीशन आ जाए, चाहे रेनफॉल आ जाए, तो ये क्या कहती है, अगर एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा हो जाए तो वो क्या कहते हैं वहाँ की एग्रीकल्चर सिस्टम को पूरी तरह बर्बाद कर देती है, ठीक है। तो सिक्स्थ पॉइंट अपना स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। तो हरियाणा के क्या है, मोस्ट ऑफ छोटे जमींदार, छोटे किसान हैं, उनके पास क्या है छोटे क्या कहते हैं एक या दो हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन नहीं होती, तो वो क्या है उनको क्या कहते हैं मशीनी या कुछ लेते नहीं है। तो इसके लिए वो क्या है कि बिल्कुल क्या कहते हैं ट्रेडिशनल तरीकों पर क्या कहते हैं अपनी एग्रीकल्चर करते हैं। तो इसमें देखते हैं हम, मोस्ट फार्मर हैव लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो मोस्ट ऑफ जो अपने किसान भाई है उनके पास क्या है 2 हेक्टेयर से भी कम क्या है लैंड होल्डिंग है। प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, कांट एफर्ड मॉडर्न मशीनरी। तो वो क्या मशीनरी को एफर्ड नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पास इतनी जमीन नहीं है कि वो क्या कहते हैं मशीन ले ले। अगर मशीन ले तो उनको क्या है उनका खर्चा ज़्यादा आएगा, खर्चा ज़्यादा आएगा तो उनके पास बचत नहीं होगी। 2 हेक्टेयर लैंड है तो उसमें मशीन का उपयोग कैसे करें, ठीक है। अगर ज़्यादा लैंड होल्डिंग होगी तो मशीन का फायदा भी तो हो ना, तो इसलिए वो मशीन को एफोर्ड नहीं कर सकते। डिफिकल्ट टू एडोप्ट ड्रिप एरीगेशन और हाई टेक फार्मिंग। तो क्या ड्रिप एरीगेशन है, इरिगेशन है जो ड्रिप सिस्टम से की जाती है ड्रिपिंग के द्वारा, और जो हाई टेक फार्मिंग है जो हाई टेक्नोलॉजी के द्वारा करते हैं, तो उनको एडेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि उसमें मुश्किल आती है। क्यों मुश्किल आती है, क्योंकि उनके पास थोड़ी लैंड होल्डिंग है, तो इस करके इसमें प्रॉब्लम आती है। लो इकोनॉमिक इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो लो इकोनॉमीज है, स्केल है जो अपनी इकोनॉमीज का, तो वो लो रहता है। इसका एग्जांपल है इन जींद एंड झज्जर मैनी फार्मर्स रेंट मशीनरी बिकॉज ऑनिंग ट्रैक्टर इज नॉट अफोर्डेबल। तो ये कह रहा है कि जो मोस्ट ऑफ जो किसान भाई है जींद और झज्जर के, वो क्या करते हैं कि मशीनरी है वो रेंट पर लेते हैं, क्योंकि अपना जो ट्रैक्टर होता है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम आज भी देखते हैं गाँव में या कहीं पर जो किसान भाई होते हैं उनके पास आज भी घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी से वो क्या है खेत का कार्य कर रहे हैं, ट्रेडिशनल पारंपरिक ढंग से एग्रीकल्चर कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास वो क्या है उतना पैसा या नहीं है कि वो नई नई मशीनरी का एग्रीकल्चर में यूज कर सके। तो लैंड होल्डिंग कम होना भी एक मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। सेवन्थ है अपना हाई कॉस्ट ऑफ इनपुट। हाई कॉस्ट इनपुट, जो इनपुट हम आउटपुट प्राप्त करते हैं, अगर हमें आउटपुट ज़्यादा चाहिए तो हमें उसमें इनपुट भी ज़्यादा डालना होगा ना। इनपुट का मतलब है कि जो भी हमने फसल उगाई है उसमें क्या क्या इनपुट दे रहे हैं, पेस्टिसाइड हो गया, जो अपने लेबर क्या दे रहे हैं, उसमें कितना कुछ हमने क्या कहते हैं कि ज़्यादा उपजाऊ यील्ड लेने के लिए हमने उसमें क्या क्या इनपुट डालना है। जैसे कि यूरिया डाल देते हैं, रे वगैरह हो गया, या कोई और क्या कहते हैं पेस्टिसाइड हो गई जो डालते हैं, कीटनाशक दवाई, वो कितना दे रहे हैं, तो उनकी क्या कॉस्ट कितनी हाई है। आज हमें भी पता है कि यूरिया या कुछ लानी होती है तो उसके लिए घंटों तक लाइन में लगना पड़ता है, और उसका कितने भी कॉस्ट लगते हैं उसमें। हाई कॉस्ट ऑफ इनपुट, प्राइस ऑफ सीड्स। तो प्राइस ऑफ सीड्स क्या है, पहले के टाइम में क्या करते थे कि अगर कोई या गेहूं की क्या कहते हैं गेहूं बीजना है, या चाहे वीट कॉटन की खेती करनी है, तो उसमें क्या करते थे घर पे बनाए वो बीज क्या करते हैं उनको बिजाई करते थे। लेकिन आज क्या है हम घर के बीज का यूज नहीं करते बल्कि मार्केट से बने बनाए बीज लेते हैं, लेकिन उनका प्राइस कितना हाई होता है। प्राइस ऑफ सीड्स क्या है हाई होता है। फर्टिलाइजर सेल, उनका कितना हाई रेट होता है। अपने जो क्या कहते हैं उर्वरक लेते हैं, पहले के टाइम में क्या था हम वो यूज कर लेते खाद वगैरह गोबर की, लेकिन आजकल फर्टिलाइजर्स वगैरह हम बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कीटनाशक दवाओं पर निर्भर हो गए। लेबर है आजकल सारा काम लेबर मशीनरी के द्वारा किया जाता है, तो वो भी कितना उनके कॉस्ट आते हैं हाई आते हैं। पेस्टिसाइड आर इंक्रीज एवरी ईयर। तो इनका क्या प्राइस ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर, लेबर एंड पेस्टिसाइड्स आर इंक्रीज एवरी ईयर। तो हम इनका दिन ब दिन क्या है ज्यादा यूज कर रहे हैं, पहले इनका यूज कम था लेकिन आज के टाइम में हम इनका यूज ज्यादा कर रहे हैं। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कॉटन फार्मर इन सिरसा स्पेंड हैविली ऑन इंसेक्टिसाइड ड्यू टू वाइट फ्लो एंड ब्लोन वार्म अटैक। तो इसमें कह रहे हैं कि जो कॉटन के जो कपास की खेती करने वाले भाई है सिरसा में, वो क्या है हैविली
स्पेंड करते हैं इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड को क्या है, वाइट जो सफ़ेद मक्खी आ जाती है या गुलाबी सुंडी आ जाती है जो कॉटन में बोलवर्म आ जाती है, तो उसके कारण क्या है वो अलग अलग टाइप की क्या है कीटनाशक दवाओं का यूज़ करते हैं। तो ये क्या मेन प्रॉब्लम हो गई। फर्टिलाइजर प्राइस इंक्रीज शार्पली आफ्टर 2020। तो 2020 के बाद क्या है फर्टिलाइजर्स के क्या कहते हैं इंक्रीज होने लगे दाम। तो ये क्या है हाई कॉस्ट हो गई इनपुट की, चाहे वो हमें कोई भी कीटनाशक दवा लेनी हो या उर्वरक लेना हो या कोई लेबर लेनी हो या मशीनरी का यूज करना हो, तो वो क्या है आज बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट में हमें अवेलेबल है। तो क्या कहते हैं कि जो अपने सिरसा में बोल रहा है, इसमें एग्जांपल भी दे रखा है, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं जो सफ़ेद मक्खी को भगाने के लिए, उनको भी क्या है कि बहुत महंगा दे रहे हैं वो, ठीक है। और अपना जो एट्थ है वो पेस्ट एंड डिजीज अटैक। तो अपना ये कह रहा है कि बीमारियां आ जाती है, चाहे कितना ही अच्छे से अपनी बिजाई कर लो, चाहे कितने उर्वरक यूज कर लो, लेकिन हर साल कपास की फसल में क्या कहते हैं सफेद मक्खी का अटैक हो जाता है, बोलवर्म या गुलाबी सुंडी का अटैक हो जाता है, कोई टिड्डी वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या कहते हैं हर क्रॉप में कोई ना कोई क्या कहते हैं कि वो आ जाती है डिजीज। तो इसमें कहते हैं क्रॉप डिजीज एंड पेस्ट लीड टू मेजर लॉसेस। तो क्या कह रहे हैं कि जो क्रॉप में अगर क्या कह रहे डिजीज लग जाती है या पेस्ट हो जाते हैं, वो किसको लीड करती है, क्रॉप के जो लॉस करती है उसकी यील्ड को कम कर देती है, उसकी उपजाऊपन क्षमता क्या होती है वो कम हो जाती है। तो अपना क्या कहते हैं कि कपास में लग जाती है तो कपास की क्या कहते हैं जो उसकी प्रोडक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है, और जो उसका रेट होता है वो उसका कम लगता है, क्योंकि उसकी क्या कहते हैं क्वालिटी लॉस हो जाती है, क्योंकि वो उसके क्या नरमे को खराब कर देती है, ठीक है। चाहे इसमें आप और कोई एग्जांपल राइस का जो ले सकते हैं, फिजी वायरस आ जाता है राइस में, चावल पैडी की फसल में, उससे क्या है चावल का जो पौधा होता है वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता और वो क्या कहते हैं बोना रह जाता है। तो इसमें एग्जांपल दे रखा है 2015 कॉटन क्राइसिस। तो 2015 में अपना कॉटन क्राइसिस आया था। व्हाइट फ्लाई पेस्ट डिस्ट्रॉयड नियरली 2/3 ऑफ कॉटन क्रॉप इन फतेहाबाद हिसार सिरसा। तो ये कह रहा है कि 1/3 33% जो क्रॉप थी ना, तो वो फतेहाबाद हिसार और सिरसा की जो व्हाइट फ्लाई ने क्या कहते हैं डिस्ट्रॉय कर दी थी। 100 में से 33% क्या है ये मक्खियों ने खराब कर दी थी, सफेद मक्खी। तो ये जो है अपनी मेन प्रॉब्लम है, जो क्या कहते हैं डिजीज आ गई, क्लाइमेट चेंज वगैरह हो गया। पिंक बोल वर्म कंटिन्यू टू अफेक्ट कॉटन। तो अब ये कह रहे हैं पहले सफेद मक्खी आई, अब क्या है गुलाबी सुंडी हो गई, ये भी क्या है कंटिन्यू अफेक्ट कर रही है अपनी कॉटन की फसल को। वाटर लॉगिंग इन कैनाल इरिगेटेड एरिया। तो ये कहते हैं कि वाटर लॉगिंग हो रही है इन कैनाल इरिगेटेड एरिया। जिन शहरों जिन क्या कहते हैं एग्रीकल्चर एरिया में कैनाल से इरिगेटेड की जाती है, नहरों से सिंचाई की जाती है, तो उनमें क्या है वाटर लॉगिंग की समस्या पनप रही है। अति सिंचाई सिंचाई अतिक्रमण, शायद कुछ ऐसा कहते हैं वाटर लॉगिंग, वो समस्या आ रही है। ज़्यादा सिंचाई से क्या होता है कि जो अपनी क्या कहते हैं लवणता आ जाती है, जो अपनी भूमि होती है अपने खेत में क्या कहते हैं वाटर लॉगिंग हो जाता है, वो अपनी क्या कहते हैं क्रॉप की क्या कहते हैं यील्ड को कम करते हैं, प्रोडक्टिविटी कम होती है। एक्सेसिव कैनाल इरिगेशन लीड टू स्टैंडिंग वाटर रिजल्ट। तो क्या कहते हैं कि ये एक्सेसिव कैनाल इरिगेशन किसको लीड करता है, स्टैंडिंग वाटर रिजल्ट। सोयल सैलिनिटी, मृदा में लवणता आ जाती है। रिड्यूस क्रॉप ग्रोथ, जो अपनी रिड्यूस करती है क्रॉप की ग्रोथ को। और क्या कहते हैं लैंड बिकम अनप्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। जो अपना खेत होता है ना, जिस लैंड में ज़्यादा हम क्या करते हैं केनाल से इरिगेटेड करते हैं, चाहे किसी तरीके से एग्रीकल्चर क्या कहते हैं अपनी सिंचाई करे, तो वो क्या करते हैं उस खेत की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है सोयल डिग्रेडेशन हो जाता है, लवणता आ जाती है। तो अपने इसमें जो हिसार हो गया, सिरसा हो गया, फतेहाबाद हो गया, टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ हेक्टेयर फेस वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, चाहे वो अपना क्या कहते हैं अपने जो बांखड़ा नहर हो गई उससे सिंचाई करते हैं हम, ओट्टू नहर हो गई। तो ये क्या करते हैं मारकंडा रिवर हो गई यमुनानगर साइड अम्बाला वाले, तो इधर क्या है कि ज़्यादा क्या कहते हैं पानी का यूज़ करते हैं भर भर के। तो इससे क्या है उनको पता तो है ही कि हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा क्रॉप होगी, लेकिन इससे क्या है अपनी जो अपनी सोइल है वो प्रभावित होता है, अपना खेत प्रभावित होता है, ठीक है। तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ते हैं, चाहे हमें इसकी पॉजिटिव साइड आज दिख रही है लेकिन इसका नेगेटिव असर भी होता है। तो अपना जो 10th पॉइंट है मार्केटिंग प्रॉब्लम। तो मार्केटिंग प्रॉब्लम कैसे कह सकते हैं, तो अपनी कोई अगर मान लो कि कोई फसल है वो ज़्यादा होगी, तो उसका सब क्या कहते हैं उसका प्राइस क्या होगा कम होगा। तो इसमें कह रहा है कि फार्मर डिपेंड ऑन एपीएमसी मंडीज एंड फेस प्राइस फ्लक्चुएशंस। तो फ्लक्चुएशंस को फेस करते हैं एपीएमसी जो मंडी है उन पर निर्भर रहते हैं। जो एपीएमसी मंडीज है, इसका नाम तो फुल फॉर्म अभी याद नहीं आ रही मेरे को,
तो और क्या है, प्राइस फ्लक्चुएशन, प्राइस है ना वो अनस्टेबल हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम क्या है फेस करते हैं। चाहे बिचौलिए आ जाए तो उनसे क्या है, मिडल मैन आ जाएगा तो उससे क्या है प्रॉफिट है वो रिड्यूस कर देगा। मार्केट में क्या कहते हैं, कहीं पर सब्सिडी नहीं मिलती तो कहीं पर क्या है अपनी फसल बिकती नहीं है, तो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। कहीं पर क्या कहते हैं अपना रेट हाई नहीं लगता, हमें प्रॉफिट कम होता है, तो ये क्या कहते हैं मार्केटिंग प्रॉब्लम होती है। मिडिल मैन रिड्यूस प्रॉफिट, तो मिडिल मैन होता है वो क्या कहते हैं प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। लेक ऑफ स्टोरेज लीड टू डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस सेलिंग, तो लेक ऑफ स्टोरेज क्या कहते हैं, आजकल हम स्टोर करके नहीं रख सकते कोई भी क्या कहते हैं कि फसलों, क्योंकि वो थोड़े टाइम के बाद क्या है कि वो खराब हो जाते हैं, इसीलिए क्या है स्ट्रेस रहता है सेलिंग का, लीड्स टू डिस्ट्रेस सेलिंग, तो सेलिंग का स्ट्रेस रहता है। एमएसपी अवेलेबल फॉर लिमिटेड क्रॉप, तो एमएसपी है ना, तो वो क्या है कुछ क्रॉप्स के लिए क्या कहते हैं कि अवेलेबल है हमें, चाहे वो क्या कहते हैं इसमें दो प्रकार की दे रखे हैं वीट और राइस, उनके लिए ही है। एमएसपी कुछ मेन मेन फसलों के लिए क्या है उपलब्ध है और के लिए नहीं है, ठीक है, तो ये कह दिया। तो इसमें कह रहा है कि एग्जाम्पल है फार्मर ग्रोविंग मस्टर्ड एंड वेजिटेबल इन रेवाड़ी एंड गुरुग्राम ऑफन सेल प्रोड्यूस एट वेरी लो प्राइस ड्यू टू लेक ऑफ कोल्ड स्टोरेज। तो इसमें कह रहा है कि जो फार्मर है वो मस्टर्ड, मस्टर्ड है क्या कहते हैं मशरूम और क्या कहते हैं सब्जियों की खेती करते हैं रेवाड़ी और गुरुग्राम में, तो क्या है सो सेल प्रोड्यूस एट वेरी लो प्राइस ड्यू टू लेक ऑफ कोल्ड स्टोरेज, तो कोल्ड में इनको स्टोर करके नहीं रख सकते, तो इसलिए वो क्या है थोड़े दाम में सस्ते दाम में इनको बेच देते हैं। तो आजकल मशरूम की क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिमांड हो रखी है, क्या कहते हैं कि लोग अलग अलग ढंग से इसकी खेती करते हैं। तो कंक्लूजन के तौर पर कह सकते हैं तो ये मेन हरियाणा की एग्रीकल्चर प्रॉब्लम है, जिससे हम क्या कहते हैं अपने डेली लाइफ में हम देखते हैं क्या हो रहा है। हरियाणा फेसेस मेजर agriculture challenges such as falling groundwater level, soil degradation, and dependence on wheat, paddy farming, rise input cost, climate change, and weak market supply. Farmer difficulties to ensure sustainable development. तो इसमें ये सभी बता रखे कि ये सोइल डिग्रेडेशन हो गया, ग्राउंड वाटर फॉलिंग हो रहा है, ये सब क्या कहते हैं कि अपने प्रॉब्लम देख रही है। वीट और जो पेडी है उस पर क्या करे निर्भर है, तो ये तो इसमें कह रहा है कि टू इंश्योर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर द स्टेट मस्ट अडॉप्ट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। इसने कहा कि सतत पोषणीय विकास को अगर अडॉप्ट करना है तो हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इम्प्रूव वाटर मैनेजमेंट एंड प्रमोट मॉडर्न इको फ्रेंडली फार्मिंग प्रैक्टिस पर हमें बल देना चाहिए। तो आज का टॉपिक इतना ही। आप मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।